बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 23 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, आज का ये जो डिस्कशन है ना, ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे के डीप फैक्ट्स और डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट्स का पूरा डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम बारीकी से समझेंगे हर टॉपिक को। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये धमदार एक्सप्लेनर। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा को हमने किन 5 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दूसरा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तीसरा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, चौथा खेल जगत और आखिरी में मेरा और आपका फेवरेट सबसे ज़रूरी हिस्सा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, जहां हम आज पढ़े गए डेटा का तुरंत टेस्ट लेंगे। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आजकल एग्जाम्स में इस सेक्शन से बहुत ही इन डेप्थ सवाल आने लगे हैं, तो पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। अब देखिए, हर साल 22 मई को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसकी शुरुआत 1993 में की थी। इस डेट और साल को बिल्कुल रट लीजिए। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? असल में इसका मेन एम पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और हमारे पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। और खतरे क्या हैं? सबसे बड़े 3 खतरे: वनों की कटाई, बढ़ता पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। ये तीनों मिलकर हमारी जैव विविधता को तेजी से नष्ट कर रहे हैं, जिसे रोकना बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब आते हैं कुछ और जबरदस्त एग्जाम पॉइंट्स पर, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में तुरंत लिख लेना चाहिए। पहला पॉइंट, CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस संधि को 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था। और दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट, CBD का सचिवालय कहाँ है? तो याद रखिए, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के नजरिए से लिटरल गोल्ड माइन है, इनको मिस नहीं करना है। पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ी एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमारी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वामन वन नाम की एक नई और बिल्कुल अनोखी पहल शुरू की है। दिल्ली की हवा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से ग्रीन कवर को बढ़ाना अब जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुका है। इस इंटरैक्टिव इनिशिएटिव का मेन टारगेट हमारे यूथ और बच्चों को डिजिटल तरीकों से नेचर के करीब लाना है, ताकि वो इसकी अहमियत समझे। तो चलिए अब स्मूथली शिफ्ट होते हैं हमारे अगले और दूसरे सेक्शन पर, जो है पुरस्कार और सम्मान। अवार्ड्स कैटेगरी हमेशा से हर एग्जाम कमीशन का एक फेवरेट एरिया रहा है, तो इसे ध्यान से देखते हैं। अगर हम साल 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें, तो इस बार ये बेहद बड़ा सम्मान ताइवानी लेखिका यांग शुआंगजी ने जीत लिया है। उन्हें ये पुरस्कार उनके शानदार उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए मिला है। देखिए, साहित्य की दुनिया में एक ताइवानी लेखिका की ये जीत बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगामी परीक्षाओं के लिए ये आपका एक पक्का सवाल बन सकता है। तो इनका नाम और बुक का टाइटल दोनों बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब क्योंकि बुकर प्राइज की बात हुई है, तो इसके बैकग्राउंड फैक्ट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? ये लिटरेरी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस सम्मान माना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1969 में हुई थी। जी हाँ, 1969, और ये हर साल दिया जाता है। एक और पॉइंट जो काफी लोग मिस कर देते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हमेशा बेस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स को मिलता है। इसीलिए जो प्राइज मनी होती है वो ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों के बीच आधी आधी बांटी जाती है ना? इंटरेस्टिंग। भारत के लिए आज एक बहुत ही गर्व का दिन है। WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को अब रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। साइंस और रिसर्च की फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। अब एक एक्स्ट्रा डिटेल सुनिए। रॉयल सोसाइटी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जिसकी स्थापना वे बैक इन 1660 में इंग्लैंड में हुई थी। ये 1660 का जो आंकड़ा है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इस सेक्शन में हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी और नेशनल टूरिज्म के बदलावों का डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड की। ये 4 पावर पैक देशों का समूह है: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनकी अगली मीटिंग 26 मई को न्यू दिल्ली में होने जा रही है। अब यहाँ एक ऐसी गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, तो गौर फरमाइएगा, क्वाड कोई सैन्य गठबंधन या मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है।
इसका असल और मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना, समुद्री सहयोग करना और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा रुक करते हैं हमारे देश के टूरिज्म की तरफ। IRCTC ने पर्यटन सीजन 2026-27 के लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपनी टॉप लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को एक बिल्कुल नए और आधुनिक अवतार में पेश किया है। ये ट्रेन आपको साउथ इंडिया के खूबसूरत ऐतिहासिक स्थलों की ऐसी यात्रा कराती है जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज मिलती हैं। इसका सीधा सा टारगेट है इंडिया में लग्जरी टूरिज्म को बूस्ट करना और फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। अब क्योंकि हमने IRCTC का जिक्र किया है तो इसका कोर स्टैटिक डेटा भी हमें जरूर जानना पड़ेगा। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और सबसे जरूरी फैक्ट, इसकी स्थापना साल 1999 में की गई थी। रेलवे या टूरिज्म से जुड़ा कोई भी एग्जाम हो, ये 1999 वाला साल हमेशा से एक डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन बैंक बनकर आता है, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट करके याद रखिएगा। चलिए अब वक्त हो गया है हमारे चौथे सेक्शन का, खेल जगत समाचार। देखते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से आज क्या ऐतिहासिक खबरें निकल कर आ रही हैं। करीब 22 सालों का एक बहुत लंबा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने पूरे 22 साल बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग यानी ISL का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इंडिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय फुटबॉल क्लब्स में से एक के लिए ये जीत कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने सच में पूरे खेल जगत में एक नई और पॉजिटिव ऊर्जा भर दी है। इस शानदार जीत के बहाने फुटबॉल से जुड़े कुछ बेसिक बट क्रूशियल एग्जाम पॉइंट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ISL यानी इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस साल हुई थी? वर्ष 2014 में। और साथ ही फुटबॉल को ग्लोबली कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? फीफा। ये दोनों छोटी छोटी जानकारियां स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होती हैं। तो आखिर में आते हैं अपने 5वें और सबसे इंटरैक्टिव भाग पर, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस MCQs। आज हमने जितने भी डीप फैक्ट्स कवर किए हैं, अब उनका टेस्ट लेने का समय आ गया है। तो चलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभ्यास शुरू करते हैं। आपके सामने है हमारा पहला प्रश्न। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद कीजिए, इसका जिक्र हमने डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वाले सेक्शन में थोड़ी देर पहले ही किया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये लिटरेचर अवार्ड्स के सेक्शन का एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी सवाल है। अगर आपने 1969 सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। सही उत्तर है 1969 यानी 1969। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जैव विविधता संधि, जिसे हम CBD कहते हैं, उसका सचिवालय कहाँ स्थित है? ये हमारे बिल्कुल पहले सेक्शन का कोर एग्जाम पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। और आज का आखिरी प्रश्न, IRCTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका एकदम सही उत्तर है वर्ष 1999। मेरी मानिए, इन सभी फैक्ट्स और ईयर्स को परीक्षा से पहले एक बार थरली रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा देंगे। तो दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिकली देखा कि चाहे वो हमारा बदलता हुआ पर्यावरण हो या नए इंटरनेशनल गठबंधन, आज की हर एक घटना हमारे आने वाले कल का रूप तय कर रही है। जरा 1 मिनट ठहरकर सोचिए, अगर 22 मई का जैव विविधता दिवस सिर्फ एक दिन बनकर रह गया और हमने एक्चुअल ग्राउंड पर कुछ नहीं किया, तो क्या हमारा कल सुरक्षित होगा? इस बात पर अपने लेवल पर विचार जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।